अलग समय पे होंगे, लेकिन परिवर्तन बहुत तगड़ा पैदा करेगा हमारे जीवन में। इसे हमें पहले ही समझ लेना है, पहले ही सुधार पैदा कर लेना है। और वाइंड अप करने से पहले आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि राहु और केतु को नारियल और ध्वजा के रूप में जितने दिन बाकी बचे हैं आप सब कर सकते हैं। जिन्होंने कल का मिस किया होगा आज 2 कर दीजिए। आज भी अगर मिस हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो कल 3 कर दीजिएगा। 3 से शुरू कर लीजिए, क्योंकि हमें 9 अंक को पूरा कर देना है। क्योंकि 9 दिन हैं, 9 ग्रह हैं, 9 महीने गर्भ के हैं, 9 ही देवियां हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम लगाता हूँ। अब देख लेता हूँ अपने नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ। लो जी, सुभाष जी ने लिखा था, कलश में जो जल होता है उसका क्या करना है। शायद मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था सुभाष बनोट जी, कि ये जो जल है, ये जो खेतरी है, ये जो जौ बीजे जाते हैं, उनका सीधा सीधा संबंध एग्रीकल्चर के साथ है। और जो कुंभ है, जो घड़ा है, पुराने ज़माने में इसीलिए विसर्जन किया जाता था कि जो बेड़ियां चलाने वाले, कश्ती चलाने वाले जो मल्लाह होते थे, उन्हें देसी फ्रिज मिल जाता था, कहीं से बहता हुआ उनके तक पहुंच जाता था। तो उसका एक बुध का उपाय भी कराते हैं, बुध 12वें घर में देखकर 12 घड़े तार दीजिए। लेकिन अब उस उपाय का मतलब कोई नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कोई कोई किश्ती चल ही नहीं रही, कोई मल्लाह है ही नहीं है जिसको घड़ा मिल जाएगा। एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। बुध 12वें घर में है, बुद्धि खराब कर देता है, जेल यात्रा कराता है, हॉस्पिटल ले जाता है, पागल खाने ले जाता है। तो बुध का सिंबल जल प्रवाह करवा दिया उसने। जिसको मिलेगा, जरूरतमंद को तभी वो दुआएं देगा, किसको मिलेगा? अब मिलेगा ही नहीं किसी को। इसलिए थोड़ा सा रेमेडी सिस्टम में तो चेंज है, लेकिन क्योंकि नवरात्रों में तो एक कलश होता है, उसको आज के युग में मैं आपको बता देता हूँ। हम करते तो हैं विसर्जन, लेकिन अब उसका भी विसर्जन का कोई फायदा नहीं है। आपके पास जो कुंभ बच जाता है ना, अगर तो कोई ज़रूरतमंद हो, जो आजकल घड़े का पानी पीने वाला कोई गरीब गुरबा हो, कोई है ना, वो मांगे तो दे दीजिए। लेकिन उसको भी आप उसमें मट्टी भर के उसमें भी अच्छा सा कोई पौधा डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए, और उसे भी नहर के किनारे पे जाके लगा दीजिए, एक बूटे की तरह, पौधे की तरह। क्योंकि वो कुंभ जो है, या फिर कलश रखा कीजिए स्टील का, जो हर साल यूज़ करते रहो। ठीक है, अगर मट्टी का रखना है, लेकिन मट्टी का कहूँ मैं तो कहूँगा मट्टी का ही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि इससे कुम्हार का घर चलता है। याद रख लीजिए, हम अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बैठे हुए। हमारे दीपावली आएगी तो छोटे छोटे दीपक जो हैं, है ना, जो चौक पर बोरी बिछाकर बैठा होता है, उसका घर चलता है। घड़े से, दीपक से, मिट्टी के कसोरे से, जो हम पंछियों के लिए पानी भर के डाल देते हैं। तो स्टील स्टूल का घड़ा मत लीजिएगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन किसी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो मिट्टी का ही घड़ा लीजिए, उसी के ऊपर ही नारियल स्थापित करके रखिए। उसका पानी जो है वो पौधे की क्यारियों में डाल दीजिएगा, उसके जो जौ हैं वो विसर्जन कीजिएगा। और उसका जो घड़ा है उसको जल में मत छोड़ना, बेकार हो जाएगा। उसमें मट्टी भरिए, उसमें पीपल, नीम, तुलसी जो भी डाल सकते हैं डालिए, और उसे भी किसी पार्क के कोने में या किसी नहर के किनारे में खड्डा करके डाल दीजिए उसमें, ताकि उसका उपयोग आप कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को आप ना ध्यान से समझ लीजिए। अशोक चौहान जी ने लिखा है कि और जो नारियल पूजा में फोड़ देते हैं उसका क्या करना चाहिए। अशोक चौहान जी, आपका ये प्रश्न बड़ा अच्छा है। नारियल पूजा में फोड़ते हैं, उसका एक कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि नारियल के अंदर जो जल निकलता है उसे अमृत तुल्य कहा गया है। उस जल का छींटा देना होता है दहलीज के ऊपर। मान लीजिए हमने नया घर शुरू किया, तोड़ दिया,
दहलीज जो होती है ना, दहलीज, वैसे तो चौगाठ लगनी चाहिए मुख्य द्वार के ऊपर, हम चौगाठ तो अब प्रयोग करते नहीं है, तिगाठ लगती है। पुराने घरों में जाएंगे तो चार चौखटा बनता है, चौखटे का जो निचला पार्ट होता है उसके ऊपर नारियल फोड़ा जाता था, और बाद में जो उसके पीसेस खा लेते हैं वो गलत करते हैं, बस बात तो वहीं आ गई। उसमें से हमें जल को फुहारे की तरह निकालना होता है, बाकी जो टूट जाता है नारियल वो गरीब गुरबे को दिया जाता है। अंग्रेज भी यही करते हैं, वो शैंपेन खोल देते हैं, जौ का पानी होता है ना जो बियर शैंपेन, उसको खोलते हैं खुशी के अवसर पे, लेकिन वो भी क्या करते हैं, पी लेते हैं, फिर वो पीते हैं, फिर झूमते हैं, फिर राहु का राहु वहीं रह जाता है। तो आपका जो प्रश्न है कि नारियल फोड़ना, नारियल इसीलिए फोड़ा जाता है कि उसके अंदर का जो अमृत है वो दहलीज पे बिखर जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं वो गरीबों में बांट देने चाहिए, स्वयं के ऊपर उपयोग नहीं करने चाहिए। तो ये आपके जो प्रश्न आए हैं सामने वो भी मैंने देख लिए हैं, ठीक है। और कोई और आपका प्रश्न होगा तो आप लिख दीजिएगा भाई, मैं बाद में रात को पढ़ूंगा, और कोई आंसर दे सका तो ज़रूर आंसर दूंगा। बबीता शर्मा जी ने लिखा हुआ है कि कंजकों के साथ एक छोटा सा लड़का भी जिमाते हैं, वो इसीलिए होता है, उसका तो बाई चांसली आंसर मैं दे चुका हूँ कि उसे हनुमान जी का रूप कहा गया है, बजरंग बली का। जहां भी दुर्गा माँ होगी वहां लंगर वीर तो होगा ना। मैंने कल आपको एक फोटो पोस्ट की थी ना, जो बचपन से मेरे घर में थी, बचपन से दादा दादी के समय से, कि माँ के साथ बजरंग बली भी हैं और भैरव जी भी हैं, भैरव जी के साथ एक श्वान भी है, डॉग भी है, और हनुमान जी ने झंडा भी उठाया हुआ है, हाथ में एक खोपड़ी भी पकड़ी हुई है भैरव बाबा जी ने। तो ये सारा एक बड़ा ही गहरी चाल है इस फोटो में, बहुत रहस्य है राहु केतु का। तो ऐसे ही जहां भी माँ का रूप होगा, 9 कन्याएं होंगी, कंचके होंगी, वहां पर लंगर वीर बजरंग बली का रूप, एक लौंकड़ा जरूर होता है। और उसे लाल चीज दीजिएगा, रेड चीज दीजिएगा, खेलने वाली एक्टिविटी करने वाली चीज दीजिएगा, नेगेटिव मंगल ठीक हो जाता है। कंजकों को हरी चीज दीजिएगा, बुध ठीक हो जाता है। जिसने ये ठीक कर लिया आपके सामने उसके रिजल्ट आ जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों आपके प्रश्न भी देख लिए हैं, आपसे मुलाकात भी हो गई है, थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की बातचीत भी हो गई है, थोड़ा सा मैंने आपको ग्रह गोचर भी बता दिया है, और नवरात्रों में रेगुलर करने वाला नारियल ध्वजा वाला उपाय भी बता दिया है। इन सब चीज़ों का आप लाभ उठाते रहें। और अब जाने से पहले आपको बताता हूँ, जो लोग बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे, कि दोस्तों मत किया करो ऐसा, क्योंकि अगर आपको अपनी पर्सनल बात पूछनी है तो उसके लिए आपको पर्सनल ही कांटेक्ट रखना चाहिए, समझ गए। हालांकि मैंने तो फिर भी हर वीरवार फ्री कॉलिंग दी हुई है आपको। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पंडित जी इतनी भी पैसे नहीं है कि हम फीस भरें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, मैंने फ्री सेवा की हुई है, वीरवार के वीरवार हम करते हैं। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो फेसबुक पे ही कर रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा सिस्टम तो ऑफिस में शुरू हो जाएगा। ये तो पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ। ज़रूरतमंद को भी हमें देखना है, समझ गए, वो भी देखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चलते हुए टॉपिक में आप सक्षम हैं, आपको सारी विधि पता है, अंग्रेजी में इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसका मतलब नॉन है, नॉलेजफुल है, तो आप इसको डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो समझ लीजिए फिर आप अ, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अभी काबिल नहीं बने हैं, बस याद रख लीजिए। क्योंकि फिर हमें नॉलेज है तो सही, पर हम उसका प्रयोग करने की हिम्मत भी नहीं है, लायक भी नहीं है, यही मैं कहूँगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, दोबारा लाइव लेके आऊँगा तो जो सबसे नियर बाय इवेंट है वो शुक्र का ही है। 23 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच भी होंगे, और शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी। ये याद रख लीजिए, जो जो ग्रह कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में और मकर राशि में होगा, उस पर राहु की दृष्टि चलती रहेगी 1.5 साल। तो अभी कन्या राशि से सूर्य निकल गए हैं लेकिन नीच हो गए हैं। अगला सूर्य का जो गोचर होगा 30 दिन का, सूर्य ग्रहण दोष का होगा, 90 डेज सूर्य खराब है। सूर्य जब धनु में जाएंगे तो मित्र राशि में होंगे, ठीक है।
अगला जो टॉपिक हम पकड़ेंगे वो होगा नीच शुक्र का, और होपफुली कल करेंगे नीच शुक्र के गोचर की बात, और उसको कैसे ठीक रखना है, किन विधियों से शुक्र को बढ़िया किया जाता है, ट्यून किया जाता है, सेट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है, साथ साथ वो भी विधियां चलाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जय हिंद।